नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पश्चिम बंगाल में बुरी फंसी बीजेपी की, चढ़ावे चोरी पर राम मंदिर ट्रस्ट के फैसले की, देखेंगे नितिन नवीन के यूपी दौरे पर क्यों मचा बवाल, वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन पर क्यों छिड़ा विवाद, जानेंगे क्या युवाओं की जासूसी करा रही है बीजेपी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंजाब में कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज। 2027 के रोडमैप पर मंथन करने पहुंचे एआईसीसी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल अलग अलग नेताओं के साथ करेंगे बैठक। ओडिशा एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हुई जारी। 20 लाख से ज्यादा नाम कटे। अब 3 करोड़ 13 लाख हुई मतदाताओं की संख्या। करूर भगदड़ केस में डीएमके की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। डीएमके ने मौजूदा टीवी के सरकार के मंत्रियों पर मामले को प्रभावित करने का लगाया है आरोप। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज पुर्तगाल और स्पेन के बीच होगा मुकाबला। अर्लिंगटन टेक्सास के AT&T स्टेडियम में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। रात 12:30 बजे से शुरू होगा मैच। और शेयर बाजार में तेजी। 521 अंकों की बढ़त के साथ 78,285 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 159 अंकों की बढ़त के साथ 24,430 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी खींचतान के बीच नाबालिग के साथ हुई शारीरिक उत्पीड़न की घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है। इसे लेकर जनता में तो आक्रोश है ही, साथ ही विपक्ष ने भी राज्य की बीजेपी सरकार को घेर लिया। लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब आरोपियों के तार बीजेपी से जुड़े पाए गए। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके के बारुईपुर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का पहले शारीरिक उत्पीड़न किया गया, फिर उसकी जान ले ली गई। महज 11 साल की लड़की के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार से पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने सड़कें जाम कर दी और टायर जलाए। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। लोग दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे थे और इस दौरान एक आरोपी लोगों के गुस्से का भी शिकार हो गया। नाराज लोगों ने एक आरोपी की जान ले ली। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एक स्थानीय ने बताया कि हमने सीसीटीवी फुटेज की मदद से खुद ही आरोपियों को पकड़ लिया। हम उसे साथ लेकर मौके पर गए और लड़की की बॉडी बरामद की। आरोपियों ने पुलिस स्टेशन में अपराध स्वीकार भी कर लिया। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच स्थानीय बीजेपी नेता शांतनु मंडल ने अभियुक्त को भागने में मदद की। हालांकि बीजेपी नेता शांतनु मंडल ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी TMC तो बीजेपी पर हमलावर है ही, साथ ही कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ये भाजपा शासित बंगाल की तस्वीर है जहां 12 साल की बिटिया के साथ जघन्य घटना हुई, उसकी जान ले ली गई और पूरा प्रशासन आरोपियों को बचाता रहा क्योंकि उनके सत्ताधारी पार्टी से रिश्ते थे। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में इस वक्त चारों तरफ इस बिटिया के परिवार की चीखें गूंज रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी और उनके चहेते मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हैं। पश्चिम बंगाल में पुलिस के रवैये ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां प्रशासन पर आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं ममता बनर्जी को भी हाउस अरेस्ट करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल बीते दिन ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगी, लेकिन रात में ही उनके घर के बाहर पहरेदारी शुरू हो गई। केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई। TMC ने इसे विपक्ष को डराने की कोशिश बताया है। TMC ने कहा, हमारी चेयरपर्सन ममता बनर्जी बारुईपुर जाना चाहती थी। जैसे ही ये बात पता चली, उन्हें बाहर जाने से रोकने के लिए उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और बैरिकेड्स लगा दिए गए। उन्हें रोकने की इन कोशिशों के बावजूद हमारी मांग वही है, जस्टिस फॉर बारुईपुर। दीदी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके बाद पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने फोन पर ही पीड़ित परिवार से बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का वादा लेकर आई थी और अब इसके उलट ऐसी हर घटना उसके खोखले वादों पर नए सवाल खड़े करती है। विपक्ष से बढ़ते दबाव और जनता में बढ़ते गुस्से को देखते हुए पुलिस को भी मामले में सख्ती दिखानी पड़ी। घटना को लेकर 4 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें पहला केस पॉक्सो के तहत शारीरिक उत्पीड़न, दूसरा मामला नाबालिग की जान लेने से संबंधित है, तीसरा स्थानीय लोगों के पुलिस पर किए गए हमले के आरोप से जुड़ा है और चौथा मामला अभियुक्त की जान लेने से जुड़ा है। एक विशेष जांच दल भी बनाया गया है।
अब जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल इस घटना ने राज्य की बीजेपी सरकार और उसके तमाम वादों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। इससे पहले वो यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी घिरी दिखाई दी। चढ़ावा चोरी को लेकर जारी विवादों के बीच मंदिर ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। वहीं हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। इस दौरान मुख्य रूप से राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा हुई। साथ ही ट्रस्ट के महासचिव और ट्रस्टी चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा पर क्या कार्रवाई हो, इस पर भी बात की गई। वैसे ये दोनों मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। चंपत राय तो महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन जब चढ़ावा चोरी में शक की सुई उनकी तरफ मुड़ी, तब दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। डॉक्टर अनिल मिश्रा भी सवालों से घिरे हुए थे, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। और अब खबर आ रही है कि इन दोनों के ही इस्तीफों को मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मंजूर भी कर लिया गया है। ट्रस्ट में बड़े बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बैठक में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा शामिल हुए ही नहीं। पहले इनके बैठक में शामिल होने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने इस पर नाराजगी जताई। यहाँ तक कह दिया गया कि अगर ये लोग बैठक में आते हैं तब हम बैठक का बहिष्कार कर देंगे, जिसके चलते दोनों को बैठक से दूर कर दिया गया। चंपत राय और अनिल मिश्रा को पीएम मोदी का करीबी भी माना जाता है, और यही कारण है कि चंपत राय को मंदिर ट्रस्ट के महासचिव का पद मिला था, जबकि डॉक्टर अनिल मिश्रा को जनवरी 2024 में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान प्रधान यजमान बनाया गया था, जबकि पीएम मोदी मुख्य कार्यक्रम के दौरान विशेष यजमान के रूप में शामिल हुए थे। विपक्ष की तरफ से इसे लेकर सवाल भी उठाए गए हैं कि क्या पीएम मोदी के करीबी होने के चलते ही अब तक ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए। वैसे इस बैठक में मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े गोपाल राव को भी शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। जैसा आप जानते हैं कि ट्रस्ट में 14 सदस्य हैं, इनमें से 4 पदेन सदस्य हैं। किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। पदेन सदस्यों के वोट काउंट नहीं होते। चंपत और अनिल पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। ऐसे में 8 सदस्यों में से 6 सदस्यों की सहमति के बाद ही उनके इस्तीफे को मंजूर करने का फैसला लिया गया। बीजेपी पर चंपत राय को बचाने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो को लेकर एक और विवाद छिड़ गया। रोड शो के एक वीडियो में भगवान हनुमान का स्वरूप धारण किए एक व्यक्ति को बीजेपी अध्यक्ष के काफिले के आगे नाचते और झूमते देखा गया, जिसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। लखनऊ में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भगवान हनुमान का वेश धारण किए एक व्यक्ति को नितिन नवीन के काफिले के आगे नाचते और झूमते हुए देखा गया। इसी वीडियो के सामने आने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने धार्मिक आस्था और भगवान के स्वरूप का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। तो वहीं अब ये विवाद अदालत की चौखट तक भी पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील और एडवोकेट वासु रंजन ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एसएसपी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रोड शो के दौरान भगवान हनुमान का वेश धारण किए व्यक्ति को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे नचाया गया, जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। शिकायतकर्ता ने इसे भगवान हनुमान के पावन स्वरूप का अनुचित और अपमानजनक इस्तेमाल बताया। शिकायत में संबंधित लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में तत्काल एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने और घटना से जुड़े सभी डिजिटल और अन्य सबूत सुरक्षित रखने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, शिकायत में ये भी कहा गया कि ये पूरा कार्यक्रम वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में हुआ। ऐसे में आयोजकों, इवेंट मैनेजरों और भगवान हनुमान का स्वरूप धारण करने वाले व्यक्ति और उन सभी लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए, जिन्होंने इस आयोजन को अधिकृत किया, प्रोत्साहित किया और इसकी इजाजत दी। शिकायत में जांच एजेंसी से कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नेताओं की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है, जबकि शिकायत के बाद अब कानूनी कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। हालांकि इस विवाद पर बीजेपी की ओर से क्या आधिकारिक जवाब आता है और जांच एजेंसियां इस शिकायत पर क्या कदम उठाती हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। नितिन नवीन के रोड शो को लेकर बहस छिड़ गई है, तो विवाद मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर भी शुरू हो गया है। दरअसल राज्य सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत बोर्ड का गठन करते हुए पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को इसमें शामिल किया है, लेकिन इस पर मुस्लिम संगठन भड़क गए। अपनी धार्मिक व्यवस्था में दखल करार देते हुए वो सड़कों पर उतर आए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया है।
नए बोर्ड में इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघवगढ़ निवासी अनिमेश भार्गव को सदस्य बनाया गया है। ये पहली बार है जब किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सरकार के इस फैसले का वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल और मंत्री विश्वास सारंग ने स्वागत किया, लेकिन इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने राजधानी भोपाल के बुधवारा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि नए बोर्ड को तुरंत भंग किया जाए। संगठनों का कहना है कि वक्फ बोर्ड उनकी धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है और इसमें हिंदू सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह गलत। उनका आरोप है कि सरकार वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है और आगे चलकर मस्जिदों और मदरसों में भी दखल देने की कोशिश हो सकती है। मुस्लिम संगठनों ने ये भी सवाल उठाया कि अगर वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल किया जा सकता है तो फिर अयोध्या, मथुरा और महाकाल जैसे मंदिरों की समितियों में मुस्लिम सदस्यों को भी जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर नई बहस छेड़ चुका है। एक तरफ सरकार इसे सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन इसे अपने धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप मान रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस विवाद के अगले राजनीतिक और कानूनी पड़ाव पर टिकी है। वक्फ बोर्ड लंबे वक्त से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं नीट पेपर लीक के खिलाफ भी लगातार प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में युवा इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उनका वजन लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन उनके हौसले मजबूत बने हुए हैं, जिससे सरकार की घबराहट भी बढ़ती नजर आ रही है। तो क्या है इस प्रोटेस्ट को लेकर ताजा अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 17 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। युवाओं की बस एक मांग है कि पेपर लीक की घटना पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सरकार जवाबदेही तय करे, लेकिन सरकार के कानों पर जू रेंगते हुए नजर नहीं आ रहे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो दूर की बात है, अब तक इस मामले में उनके कोई सवाल तक नहीं सामने आए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन युवाओं के तेवर से ये साफ है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता वो शांत नहीं बैठने वाले। सरकार पर और दबाव बनाने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ ही कई युवा भी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते उनकी सेहत भी लगातार गिरती जा रही है। वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन को 9 दिन हो गए और इन 9 दिनों में उनका 6 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है। रोज डॉक्टर्स हेल्थ बुलेटिन जारी कर रहे हैं, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है, लेकिन उनके इरादों में कोई बदलाव नहीं आया। उनके साथ साथ युवा भी अडिग हैं। जैसे जैसे ये प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जंतर मंतर पर युवाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जो सरकार के गले की फांस बन गई है। युवाओं के प्रदर्शन से बीजेपी की बौखलाहट भी अब साफ दिखाई दे रही है। हालात ये हो गए हैं कि प्रदर्शन में शामिल लोगों की जासूसी कराई जा रही है। अभी तक सिर्फ उन्हीं लोगों से पूछताछ की जा रही थी जो प्रदर्शनकारियों को खाने पीने या किसी भी तरह से सुविधा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब महिलाओं की भी जासूसी हो रही है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने यह आरोप लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस इन महिलाओं की फोटो बिना उनके परमिशन के ले रही है और जासूसी कर रही है। हालांकि 17वें दिन दिपके इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शिरकत की। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में टीईटी की परीक्षा लीक हो गई थी, जिस पर अलग बवाल मचा हुआ है। वहां भी राज्य शिक्षा मंत्री दादाभूसे पाटिल के इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसी मांग के साथ महाराष्ट्र के संभाजी नगर में प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों युवाओं के साथ दिपके ने भी हिस्सा लिया और सरकार को घेरते हुए मंच से चलो जंतर मंतर का आह्वान किया। जिस तरह पेपर लीक की घटना पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बवाल मचा हुआ है, उससे युवाओं का ये आंदोलन अब देशव्यापी बनता जा रहा है और मोदी सरकार की नींद भी उड़ती दिखाई दे रही है। जंतर मंतर पर बैठे युवा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की गई, जो लगातार जारी है। युवाओं के साथ ही राहुल देश के हर वर्ग के लोगों का मुद्दा उठाते नजर आते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बसों की बॉडी बनाने वालों से मुलाकात की है और उनकी समस्याएं सुनी, जिसका वीडियो सामने आया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले लंबे समय से बसों में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई, लेकिन इसकी जवाबदेही के नाम पर सारा आरोप बस बॉडी मेकर्स पर मढ़ दिया जाता है।
आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बस बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और कहा था कि इमरजेंसी एग्जिट न होने की वजह से लोगों की जान जाती है। वहीं अब हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने राजस्थान दौरे के दौरान बस बनाने वालों से मुलाकात की थी और पूरी तकनीक और प्रोसेस को समझा था और उनकी समस्याएं भी सुनी थी। वहीं अब राहुल गांधी और लोकल बस बॉडी मेकर्स की मुलाकात का वीडियो सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी उनकी परेशानियों को समझते हुए नजर आ रहे हैं। लोकल बस बनाने वालों ने राहुल को बताया कि सरकार की तरफ से सपोर्ट सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही मिलता है। It's purely finance? इट्स अबाउट फाइनेंस ऑल्सो, प्लस सपोर्ट हमेशा बड़ी कंपनी को मिलता है। गवर्नमेंट टेंडर किसको देगी? बड़ी कंपनी को देगी। वॉल्वो को गडकरी जी इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना प्रमोट अगर हम लोगों को किया होता तो शायद आप वॉल्वो बन जाते। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राजस्थान में बस बॉडी बनाने वाले संचालकों ने नए नियमों का मुद्दा उठाया था, जिससे बॉडी मेकर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। संचालकों की शिकायत थी कि नए लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत महंगी है। सरकार की तरफ से इसमें सुधार करने की बात भी कही गई थी, लेकिन बस बॉडी मेकर्स ने राहुल गांधी को बताया कि अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया। नितिन सर ने बोला था कि फीस या तो 0 कर देंगे या फिर एकदम मिनिमम करेंगे। आपके लाइसेंस के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 99% राजस्थान मैं मेरे तरफ से आपको फिगर करता मैं टाइम पीरियड कम कर और आपको क्वालिटी करने के लिए उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। हम पर्सनली लाइसेंस देने वाली कंपनीज में गए, उन्होंने बोला ऐसा कुछ एक्शन नहीं है और होगा भी नहीं। इस मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के लोकल बस और ट्रक बॉडी बिल्डर से मुलाकात की। इन हुनरमंद लोगों की विश्व स्तरीय कारीगरी को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन अफसोस कि इन्हें नियमों के बोझ तले बंद होने पर मजबूर किया जा रहा है। मोदी सरकार की एमएसएमई विरोधी नीतियां हिंदुस्तान को रफ्तार और रोजगार देने वाले इन उद्योगों का गला घोट रही हैं। विपक्ष ने वादा किया कि हम इन मेहनतकश लोगों के अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ेंगे, इनके हुनर के हक को छीनने नहीं देंगे। वहीं अब राहुल गांधी और बस बॉडी मेकर्स की मुलाकात से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। राहुल गांधी हर वर्ग का मुद्दा उठा रहे हैं, यहां तक कि सेना में आई अग्निवीर योजना को लेकर भी वो सरकार पर हमलावर दिखाई दिए हैं और अब सेना की तरफ से सरकार के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सेना की तरफ से अग्निवीर योजना में बदलाव की मांग की गई है, तो क्या सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव करेगी? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सेना को अनुभवी जवानों की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार की अग्निवीर योजना इसमें बड़ी रुकावट बन गई है। सेना की तरफ से सरकार से कहा गया है कि बड़ी जंग या सैन्य संघर्ष में अनुभवी जवानों की जरूरत है। अब तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अग्निवीर योजना ने सेना की चिंता को बढ़ा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने बड़ी सीख ली है। जंग में अग्निवीरों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिन सैनिकों ने कई सैन्य अभ्यास और अलग अलग इलाकों में काम किया है, उन्होंने हालात का सामना बेहद प्रभावी तरीके से किया, जिसके बाद सेना को भी अग्निवीरों को सेना में बनाए रखने की जरूरत महसूस हो रही है। अभी अग्निवीरों को लेकर जो नियम है, उसमें सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी रूप से सेना में नौकरी मिलती है। 75% को 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद रिटायर कर दिया जाता है। सेना की एक चिंता यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की तरफ से बड़ी संख्या में नई टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक हथियारों की खरीद शुरू की है। इन सिस्टम्स को चलाने वाले जवानों को पहले से ज्यादा समय तक विशेष प्रशिक्षण देने की जरूरत है, जिससे वे इनका पूरा अनुभव हासिल कर सके। इस बीच खबर सामने आ रही है कि तीनों सेनाओं की तरफ से सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें नेवी की तरफ से सबसे ज्यादा अग्निवीरों को नियमित करने की मांग की गई है। नेवी ने 75% अग्निवीरों को नियमित करने का प्रस्ताव भेजा है। वहीं एयरफोर्स और आर्मी की तरफ से 50% से ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार इस पर जल्दी फैसला नहीं करती है तो अग्निवीरों का जो पहला बैच तैयार हुआ था, उसके 4 साल का कार्यकाल इस साल के आखिर में समाप्त हो जाएगा और उसमें से 75% अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसे में सरकार को तेजी से फैसला लेना होगा। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में साफ कहा गया है कि अग्निवीर नियमित सैनिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे में युद्ध या किसी सैन्य कार्रवाई के दौरान उनकी जान चली जाने पर उनके परिवार को सामान्य सैनिकों की तरह पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। यहाँ तक कि जंग में जान गंवाने पर भी आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता और न ही सैन्य सम्मान यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया कि उनके पास बहुत ज़्यादा इशू नहीं है करने के लिए जिसके ऊपर वो अपनी राजनीति करें। वहाँ के खान पान को लेकर के जैसे उसके ऊपर कोई वो पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर लोग नॉनवेज ही खाते हैं, मछली खाते हैं, मटन खाते हैं, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते। कुछ जगहों के वो नाम बदल देंगे, उसके अलावा वो पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। तो उनकी जो कि शरणार्थी हैं वहाँ पर, वो भी शरणार्थी, उसमें भी उन्होंने बांट दिया है। वो जो अगर हिंदू होंगे तो उनको वो स्वागत करेंगे उनका, उन्होंने खुले में कह दिया है। अगर वो हिंदू नहीं होंगे तो वो अपराधी कहे जाएंगे, उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनका कोई भी स्वागत यहाँ नहीं होगा। तो ये है उनकी राजनीति जिसको कि वो अब बड़ा करना चाहते हैं। ममता जी के सेकुलर राज्य में अब वो नई घुट्टी पिलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।